नमस्कार दोस्तों। किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी बाबू गोपीनाथ, लेखक सादत हसन मंटो। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बम्बई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सेंडो एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीडर लिख रहा था। सेंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बआवाज़ बुलंद मुझे आदाब किया और फिर अपने साथी से तारुफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर बाबू गोपीनाथ से हाथ मिलाया। सेंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने? मिस खुर्शीद ने कार खरीद ली। अल्लाह, बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है ना एंटी की पेंटी पू? अब्दुल रहीम सेंडो का बात करने का अंदाज बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़न तख्ता और एंटी की पेंटी पू, ऐसी अल्फाज उसकी अपनी इख्तिराह थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ शामिल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो गोपीनाथ की तरफ मुतवजे हुआ। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब, लाहौर से झक मारते मारते बम्बई तशरीफ़ लाए हैं और साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुल रहीम सेंडो ने तारुफ को नाकाफ़ी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ़ कोई हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनको मस्का लगाकर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज़ पॉल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लो जास्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने, जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइए मंटो साहब। फिर उसने सेंडो से पूछा, क्यों सेंडो, क्या आप कुछ उसका शगल करते हैं? अब्दुल रहीम सेंडो ने जोर से कह कहा लगाया, अजी, हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब, आज शाम को ज़रूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सेंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखवा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम के 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरों का साफ सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सेंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सेंडो ने मुझे मुतारिफ करवाया। एक था गफ्फार साईं, तहमद पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सैंडो ने उसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइज़र हैं। मेरा मतलब समझ जाइए आप। हर आदमी जिसकी नाक बहती हो या जिसके मुंह से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ कोई और बेवकूफ़ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप बाबू गोपीनाथ से करेवन के सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैक पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली, लंबा तगड़ा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। उसके मुतलिक सेंडो ने कहा, ये मेरा शागिर्द है और अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुमारी लड़की इस पर आशिक हो गई थी। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटियाँ मिलाई गई थीं इसको फंसाने के लिए, मगर इसने कहा, मैं लंगोट का पक्का रहूँगा। एक तकिए में बातचीत पीते हुए बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज़ करेवन का डिब्बा और खाना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख व सफ़ेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया कि ये वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुत्तलिक सेंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी। बाल छोटे थे और ऐसा लगता था कि कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थीं। चेहरे के खुतूत से
साफ जाहिर होता था कि बेहद अल्हड़ और नातजुर्बेकार है। सेंडो ने उससे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम, बाबू साहब प्यार से जीनू कहते हैं। एक बड़ी खुर्राट नायिका कश्मीर से ये सब तोड़कर लाहौर लाई थी। बाबू साहब को अपनी सीआईडी से पता चला और एक रात इसे ले उड़े। मुकदमेबाजी हुई और तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू साहब ने मुकदमा जीत लिया और इसे यहाँ ले आए, धड़न तख्ता। अब गहरे सांवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जिनसे काफ़ी बेहयाई मुतरस्सिह थी। बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सेंडो से कहा, इसके मुत्तलिक भी कुछ हो जाए। सेंडो ने उस औरत की रान पर हाथ मारा और कहा, जनाब, ये हैं टीन पट्टूटी फील, फिल्म मिसेस अब्दुल रहीम सेंडो उर्फ सरदार बेगम। आप भी लाहौर की पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ और हुजूर 2 बरसों ही में इन्होंने मेरा धड़म तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर यहाँ भाग आया। बाबू गोपीनाथ ने इसे यहाँ बुलवा लिया है कि मेरा दिल लगा रहे। इसको भी एक डिब्बा करेवन ए का राशन में मिलता है और हर रोज़ शाम को 2.5 रुपया का मार्फिया का इंजेक्शन भी लेती है। रंग काला है, मगर वैसे बड़ी टिट फार टैट किस्म की औरत है। सरदार बेगम ने एक अदा से सिर्फ इतना कहा, बकवास न कर। उसकी अदा में पेशेवर औरत की बनावट थी। सबसे मुतारिफ कराने के बाद सेंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ यार, आओ कुछ और बातें करें। सेंडो चिल्लाया, बाय, विस्की एंड सोडा। बाबू गोपीनाथ, लगाओ हवा एक सब्जे को। बाबू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर 100 के नोटों का एक पुलंदा निकाला और एक नोट सेंडो के हवाले कर दिया। सेंडो ने नोट थामते हुए उसे गौर से देखते हुए फिर उसे खड़खड़ाते हुए कहा, ओ गॉड, ओ मेरे रब्बुल आलमीन, वो दिन कब आएगा जब मैं भी लब लगाकर यूं नोट निकाला करूँगा। गुलाम अली, जाओ 2 बोतलें जॉनी वॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग की ले आओ। बोतलें आईं तो सब ने पीना शुरू कर दी। ये शुगुर 2-3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान में सबसे ज़्यादा बातें हस्बे मामूल अब्दुल रहीम सेंडो ने की। पहला गिलास एक ही सांस में ख़त्म करके वो चिल्लाया, धड़न तख्ता मंटो साहब, विस्की हो तो ऐसी हलक से उतरकर पेट में इंकलाब जिंदाबाद लिखती चली गई है। जियो बाबू गोपीनाथ, जियो। बाबू गोपीनाथ बेचारा खामोश रहा। कभी कभी अलबत्ता वो सेंडो की हाँ में हाँ मिला देता था। मैंने सोचा, इस शख्स की अपनी कोई राय नहीं है, दूसरा जो भी कहे मान लेता है। ज़ईफ़ तिकादी का सबूत गफ्फार साईं मौजूद था, जिसे बाबू गोपीनाथ बकौल सेंडो अपना लीगल एडवाइज़र बना कर लाया था। लीगल एडवाइज़र से सेंडो का दरअसल ये मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को गफ्फार साईं से अकीदत थी। यूं भी मुझे दौराने गुफ्तगू मालूम हुआ कि लाहौर में बाबू गोपीनाथ का अक्सर वक्त फ़कीरों और दरवेशों की सोहबत में कटता था। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की कि वो कुछ खोया खोया सा है, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने उससे एक बार कहा, बाबू गोपीनाथ, क्या सोच रहे हैं आप? वो चौंक पड़ा। जी मैं कुछ नहीं। यह कहकर वो मुस्कुराया और फिर उसने जीनत की तरफ एक आशिकाना निगाह डाली। इन हसीनों के मुतलिक सोच रहा हूँ, और हमें क्या सोच होगी। सैंडो ने कहा, बड़े खाना खराब हैं बाबू गोपीनाथ मंटो साहब, बड़े खाना खराब हैं। लाहौर की कोई तवाइफ ऐसी नहीं जिसके साथ बाबू साहब की कंटिन्यूटली न रह चुकी हो। बाबू गोपीनाथ ने यह सुनकर बड़े भौंडे इनकिसार के साथ कहा, अब कमर में वो दमखम नहीं मंटो साहब। इसके बाद वाहियात गुफ्तगू शुरू हो गई। लाहौर की तवाइफों के सब घराने गिने गए। कौन डेरादार थी, कौन नटनी, कौन किसकी नोची, किसकी नथनी उतारने का बाबू गोपीनाथ ने क्या दिया था, वगैरह वगैरह। ये गुफ्तगू सरदार सेंडो, गफ्फार साईं और गुलाम अली के दरमियान होती रही, ठेठ लाहौरों के कोठों की जबान में।
मतलब तो मैं समझता रहा, मगर बाज इस्तिलाहें मेरी समझ में ना आई। जीनत बिल्कुल खामोश बैठी थी ही। वो कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देती। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जीनत को इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने हल्की विस्की का एक गिलास पिया भी तो बगैर किसी दिलचस्पी के। सिगरेट पीती थी तो मालूम होता था कि उसके तंबाकू और उसके धुएं से कोई रगबत नहीं है। लुत्फ की बात यह है कि सबसे ज़्यादा सिगरेट उसी ने पिए। बाबू गोपीनाथ से जीनत को मोहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात से न मिला। हाँ, इतना जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को जीनत का काफ़ी ख्याल था। जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था। एक और बात मुझे महसूस हुई, उन दोनों में कुछ अजीब सा खिंचाव था। मेरा मतलब ये है कि वे दोनों एक दूसरे के करीब होने के बजाय मुझे कुछ हटे हटे से मालूम हुए। सरदार 8 बजे के करीब डॉक्टर मजीद के यहाँ चली गई। उसे मार्फिया का इंजेक्शन लेना था। गफ्फार साईं 3 पैक पीने के बाद अपनी तस्बीह उठाकर कालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लाने के लिए भेज दिया गया। सैंडो ने अपनी दिलचस्प बकवास कुछ अरसे के लिए बंद की, तो बाबू गोपीनाथ ने, जो अब नशे में था, जीनत की तरफ वही आशिकाना निगाह डालकर कहा, मंटो साहब, मेरी जीनत के मुतलिक आपका क्या ख्याल है? मैंने सोचा कि क्या कहूँ। जब मैंने जीनत की तरफ देखा तो वो झेंप गई। मैंने ऐसे ही कह दिया, बड़ा नेक ख्याल है। बाबू गोपीनाथ खुश हो गया। मंटो साहब है भी बड़ी नेक। खुदा की कसम, न जेवर का शौक है न किसी और चीज का। मैंने कई बार कहा, जानेमन मकान बनवा दूं। जवाब क्या दिया मालूम है आपको? क्या करूंगी मकान लेकर, मेरा कौन है? मंटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। बाबू गोपीनाथ ने ताज्जुब से कहा, क्या बात करते हैं मंटो साहब, आपको और कारों की कीमत न मालूम हो? कल चलिए मेरे साथ, जीनू के लिए एक मोटर लेंगे। मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्द अमल से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हो गया। हमातन जज्बात होकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं और मैं बिल्कुल गधा हूँ। आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कल बातों बातों में सेंडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और कहा, मुझे ले चलो मंटू साहब के पास। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ। और विस्की मंगवाऊँ आपके लिए? मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत पी चुके हैं। वो और ज़्यादा जज्बाती हो गया। नहीं नहीं, और पीजिए मंटू साहब। यह कहकर उसने जेब से 100 के नोटों का पुल्दा बाहर निकाला और एक नोट जुदा करने लगा। मैंने सब नोट उसके हाथ से ले लिए और वापस उसकी जेब में ठूंस दिए। 100 का एक नोट आपने गुलाम अली को दे दिया था, उसका क्या हुआ? मुझे दरअसल कुछ हमदर्दी सी हो गई थी बाबू गोपीनाथ से। कितने आदमी उस गरीब के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख्याल था कि बाबू गोपीनाथ बिल्कुल गधा है। वो मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, मंटो साहब, उस नोट में से जो कुछ बाकी बचा होगा वो या तो गुलाम अली की जेब में गिर पड़ा होगा या। अभी बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इत्तला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब में से सारे रुपए निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर उसने 100 रुपये का एक नोट जेब से निकाला और गुलाम अली को देकर कहा, खाना जल्दी ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल कि वो परले दर्जे का चुगत है गलत साबित हुआ। उसको इस उम्र का पूरा एहसास था कि सेंडो, गुलाम अली और सरदार वगैरह जो उसके मुसाहिब बने हुए हैं मतलबी इंसान हैं। वो उनसे छिड़कियाँ गालियाँ सब सुनता था, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, मैंने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया।
जब भी मुझे कोई राय देता है मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूँ। इसलिए कि उनमें कम अज कम इतनी अक्ल तो है कि उन्होंने मुझ में एक ऐसी बेवकूफ़ी शनाख्त कर ली जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि शुरू ही से फ़कीरों और कज़रों की सोहबत में रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो मैं किसी तकिए में जा बैठूंगा। रंडी का कोठा और पीर का मज़ार, बस ये दो जगह हैं जहाँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। रंडी का कोठा तो छूट जाएगा, इसलिए कि जेब खाली होने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान में हजारों पीर हुए हैं, किसी एक के मज़ार पर चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, रंडियों के कोठे और तकिए आपको क्यों पसंद हैं? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, इसलिए कि इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहे, उसके लिए इनसे अच्छा मुकाम और क्या हो सकता है। मैंने एक और सवाल किया, आपको तवायफों का गाना सुनने का शौक है? क्या आप मौसीकी को समझ रखते हैं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। और ये अच्छा है, क्योंकि मैं कंसुरी से कंसुरी तवाइफ के यहाँ जाकर भी अपना सिर हिला सकता हूँ। मंटू साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे जेब में से 10 या 100 रुपए का नोट निकाल कर गाने वाली को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। नोट निकाला और उसको दिखाया। वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी। पास आई तो नोट जुराब में उड़स लिया। उसने झुककर नोट बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फिजूल फिजूल सी बातें हैं जो हम ऐसे तमाशबीनों को पसंद हैं। वरना कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं, और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। बाबू गोपीनाथ का सजाए नस्ब तो मैं नहीं जानता। बस इतना मालूम हो सका कि एक बड़े कंजूस बनिए का बेटा था। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली, जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ानी शुरू कर दी। बम्बई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपये लाया था। उस जमाने में सब चीज़ें सस्ती थीं, फिर भी हर रोज़ तकरीबन 100 सवा 100 खर्च हो जाते थे। चीनू के लिए उसने फिएट मोटर खरीद ली। अब याद नहीं रहा, शायद 3,000 रुपये में आई थी। ड्राइवर रखा तो लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसंद थे। फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ की ज़ात से मुझे सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत हो गई। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत वो मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम करता था। एक रोज़ शाम के करीब जब मैं उसके फ्लैट पर गया तो मुझे वहाँ शफीक को देखकर सख्त हैरानी हुई। अगर मैं मोहम्मद शफीक तूशी कहूँ तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूं तो शफीक काफ़ी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज गायकी के बायस और कुछ अपनी बुज़ला संज तबीयत की बदौलत। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अक्सरियत से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 सगी बहनों को यके बाद दीगरे 3-3 4-4 साल के वक्फे से दाश्ता बनाने से पहले उसका ताल्लुक उनकी माँ से भी था। ये भी बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोड़े ही अरसे में मर गई थी, इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें तवाइफों के गमजे और इश्वे नहीं थे। ये तो खैर हर आदमी जो सफ़ीक तूशी से थोड़ी बहुत वाकिफ़ियत भी रखता है जानता है कि 40 बरस की उम्र तक सैकड़ों तवाइफों ने उसे अपने यहाँ रखा, उसे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, उम्दा से उम्दा खाना खिलाया, नफीस से नफीस मोटर रख कर दी, मगर उसने अपनी गिरह से किसी तवाइफ पर एक दमड़ी भी खर्च न की। औरतों के लिए, खास तौर पर वो जो पेशेवर हो, उसकी बजलासस तबीयत, जिसमें मीरासियों के मिजाह की झलक थी, बहुत ही जाजिम नज़र थी। वो कोशिश किए बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने जब शफीक को हंस हंस कर जीनत के साथ बातें करते देखा तो मुझे हैरत न हुई। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो दफतन यहाँ आ कैसे पहुँचा। एक सेंडो से जानता था, मगर
उनकी बोलचाल एक अरसे से बंद थी। बाद में मुझे मालूम हो गया कि सेंडो ही उसे वहां लेकर आया था। उन दोनों में सुलह सफाई हो चुकी थी। बाबू गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने शायद इससे पहले जिक्र नहीं किया कि वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था। मोहम्मद शफीक तूसी मिरासियों के लतीफ़े सुना रहा था, जिनमें जीनत किसी कदर कम और सरदार बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। शफीक ने मुझे देखा और कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या आपका गुज़र भी इस वादी में होता है? सेंडो ने कहा, तशरीफ़ लाइए इज़राइल साहब, यहाँ धड़न तख्ता। मैं सेंडो के पास बैठ गया। थोड़ी देर गपबाजी होती रही। मैंने नोट किया कि जीनत और मोहम्मद शफीक तूसी की निगाहें आपस में टकराकर कुछ और भी कह रही हैं। जीनत उस फन में बिल्कुल कोरी थी, लेकिन शफीक की महारत जीनत की खामियों को छुपाती रही। सरदार दोनों की निगहबाजी को कुछ इस अंदाज से देख रही थी जैसे खलीफे अखाड़े के बाहर बैठकर अपने पट्टों के दांव पेच देखती है। इस दौरान मैं भी जीनत से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया था। वो मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज़ नहीं था। अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी, कमगो, सादा लोह, साफ सुथरी। मुझे शफीक से उसकी निगहबाजी पसंद नहीं आई। अव्वल तो उस निगहबाजी में भौंडापन था। इसके अलावा कुछ यूं कहिए इस बात का भी दखल था कि वो मुझे भाई कहती थी। शफीक और सेंडो उठकर बाहर गए तो मैंने बड़ी बेरहमी के साथ जीनत से निगाहबाजी के मुतल्लिक इस्तफसार किया। फौरन ही उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए और वो रोती रोती दूसरे कमरे में चली गई। बाबू गोपीनाथ, जो एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था, तेजी से जीनत के पीछे चला गया। सरदार ने आंखों ही आंखों में बाबू गोपीनाथ से कुछ कहा था, जिसका मैं कुछ मतलब न समझ सका। थोड़ी देर के बाद बाबू गोपीनाथ दूसरे कमरे से बाहर निकला और आइए मंटो साहब कहकर मुझे अपने साथ अंदर ले गया। जीनत पलंग पर बैठी हुई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर लेट गई। मैं और बाबू गोपीनाथ, हम दोनों पलंग के पास कुर्सियों पर बैठ गए। बाबू गोपीनाथ ने बड़ी संजीदगी से साथ कहना शुरू किया, मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से ये मेरे पास है। मैं हज़रत गौसे आज़म जीलानी की कसम खाकर कहता हूँ कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पेशे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूट कर खाती रहीं, मगर इसने कभी एक ज़ायदा पैसा मुझसे नहीं लिया। मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहाँ हफ्तों पड़ा रहा तो इस गरीब ने अपना कोई जेवर गिरवी रखकर गुजारा किया। मैं, जैसा कि आपसे एक दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत जल्द इस दुनिया से किनारा कश होने वाला हूँ। मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी ज़िंदगी खराब हो। मैंने लाहौर में इसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफों की तरह देखो, जो कुछ वो करती हैं सीखो। मैं आज दौलतमंद हूँ, कल मुझे भिखारी होना ही है। तुम लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ एक दौलतमंद काफ़ी नहीं। मेरे बाद तुम किसी और को नहीं फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मंटू साहब, इसने मेरी एक न सुनी। सारा सारा दिन शरीफजादियों की तरह घर में बैठी रहती। मैंने गफ्फार साईं से मशवरा किया। उसने कहा बम्बई ले आओ। उसे मालूम था कि उसने ऐसा क्यों कहा। बम्बई में उसकी जानने वाली 2 तवाइफें एक्ट्रेस बनी हुई हैं। लेकिन मैंने सोचा, बम्बई ठीक है, 2 महीने हो गए हैं इसे यहाँ लाए हुए। सरदार को लाहौर से बुलाया है कि इसको सब गुर सिखा दे। गफ्फार साईं से भी ये बहुत कुछ सीख सकती है। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। ये कहती है कि बाबू तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैं कहता था तू मेरी फिक्र न कर। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस हैं। मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें मोटर ले दी है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले। मंटो साहब, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए। मैं आज ही इसके नाम बैंक में 10,000 रुपये जमा कराने को तैयार हूँ। मगर मुझे मालूम है 10 दिन के अंदर अंदर ये बाहर बैठी होगी और सरदार इसकी एक एक पाई अपनी जेब में डाल चुकी होगी। आप भी इसे समझाइए कि चालाक बनने की कोशिश करे।
जब से मोटर खरीदी है सरदार इसे हर रोज शाम को अपोलो बंदर ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। सैंडो आज बड़ी मुश्किलों से मोहम्मद शफीक को यहाँ लाया है। आपका क्या ख्याल है उसके मुत्तलिक? मैंने अपना ख्याल जाहिर करना मुनासिब न समझा। बाबू गोपीनाथ ने खुद ही कहा, अच्छा खाता पीता आदमी मालूम होता है और खूबसूरत भी है। क्यों जीनू जानी, पसंद है तुम्हें? जीनत खामोश रही। बाबू गोपीनाथ से जब मुझे जीनत को बंबई लाने की गर्ज व गायत मालूम हुई तो मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाद में मुशाहदे ने मेरी हैरत दूर कर दी। बाबू गोपीनाथ की दिली आरजू थी कि जीनत बंबई में किसी अच्छे मालदार आदमी की दाश्ता बन जाए या ऐसे तरीके सीख जाए जिससे वो मुख्तलिफ आदमियों से रुपए वसूल करते रहने में कामयाब हो सके। जीनत से अगर उसका सिर्फ छुटकारा ही हासिल करना होता तो बाबू गोपीनाथ के लिए ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। वो एक ही दिन में ये काम कर सकता था। उसकी नीयत नेक थी, इसलिए उसने जीनत के मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसको एक्ट्रेस बनाने के लिए उसने जाली डायरेक्टरों की दावतें दी, घर में टेलीफोन लगवाया, लेकिन ऊंट किसी करवट न बैठा। मोहम्मद शफीक तूशी तकरीबन 1.5 महीने तक आता रहा। कई रातें भी उसने जीनत के साथ बसर की, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो किसी औरत का सहारा बन सके। बाबू गोपीनाथ ने एक रोज़ अफसोस और रंज के साथ कहा, शफीक साहब तो बम खाली खूली जेंटलमैन ही निकले। ठस्सा देखिए, बेचारी जीनत से 4 चादरें, तकियों के 6 गिलास और 200 रुपये नकद हथिया कर ले गए। सुना है आजकल एक लड़की अलमास से इश्क लड़ा रहे हैं। ये दुरुस्त था। अलमास सबसे छोटी और आखिरी लड़की थी, नज़ीर जान पटियाले वाले की। इससे पहले अलमास की 3 बहनें शफीक की दास्ता रह चुकी थीं। 200 रुपये जो शफीक ने जीनत से लिए थे, मुझे मालूम है अलमास पर खर्च हुए थे। बाद में अपनी बहनों के साथ लड़ झगड़ कर अलमास ने जहर खा लिया था। मोहम्मद शफीक तूशी ने जब आना जाना बंद कर दिया तो जीनत ने कई बार मुझे टेलीफोन किया और कहा, शफीक को ढूंढ कर मेरे पास लाइए। मैंने शफीक को तलाश किया, किसी को इसका पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है। एक रोज़ इत्तेफाक से रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हो गई। वो सख्त परेशानी के आलम में था। जब मैंने उससे कहा कि जीनत तुम्हें बुलाती है तो उसने जवाब दिया, मुझे ये पैगाम और ज़रियों से भी मिल चुका है। आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। जीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस है कि वो बेहद शरीफ है। मंटो, ऐसी औरतों से जो बीवियों जैसी लगें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शफीक से जब मायूसी हुई तो जीनत ने सरदार के साथ फिर अपोलो बंदर जाना शुरू कर दिया। 15 दिनों में बड़ी मुश्किल से कई गैलन पेट्रोल फूकने के बाद सरदार ने 2 आदमी फांसे और उनसे जीनत को 400 रुपये मिले। बाबू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अफजा हैं, इसलिए कि उन 2 आदमियों में से एक ने, जो रेशमी कपड़ों की मिल का मालिक था, जीनत से कहा था कि वो जीनत से शादी करेगा। 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो आदमी फिर जीनत के पास न आया। एक रोज़ मैं जाने किस काम से हॉर्नबी रोड जा रहा था कि मुझे फुटपाथ के पास जीनत की मोटर खड़ी नजर आई। पिछली निशस्त पर मोहम्मद यासीन बैठा था, नगीना होटल का मालिक। मैंने उससे पूछा, ये मोटर तुमने कहाँ से ली? यासीन मुस्कुराया, तुम जानते हो मोटर वाली को? मैंने कहा, जानता हूँ। तो बस समझ लो कि मेरे पास कैसे आई। अच्छी लड़की है यार। यासीन ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्कुरा दिया। इसके चौथे रोज बाबू गोपीनाथ टैक्सी पर मेरे दफ्तर में आया। उससे मुझे मालूम हुआ कि जीनत से यासीन की मुलाकात कैसे हुई। एक शाम अपोलो बंदर से एक आदमी लेकर सरदार और जीनत नगीना होटल गई थी। वो आदमी तो किसी बात पर झगड़ कर चला गया था, लेकिन होटल के मालिक से जीनत की दोस्ती हो गई। बाबू गोपीनाथ मुतमईन था कि 10-15 रोज की दोस्ती के दौरान में यासीन ने जीनत को 6 बहुत ही उम्दा और कीमती साड़ियाँ दिल्ली दी थीं। बाबू गोपीनाथ अब ये सोच रहा था कि कुछ दिन और गुजर जाएं, जीनत और यासीन की दोस्ती और मजबूत हो जाए तो वो वापस लाहौर चला जाए। मगर ऐसा ना हुआ। उन्हीं दिनों नगीना होटल में एक क्रिश्चियन औरत ने एक कमरा किराए पर लिया और
उसकी जवान लड़की मयोरियल से यासीन की आंख लड़ गई। अब जीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन सुबह शाम जीनत की मोटर में उस लड़की को घुमाता रहता। बाबू गोपीनाथ को इस बात का इल्म होने पर बहुत दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, मंटू साहब, ये कैसे लोग हैं भाई? दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दो। अपनी जीनत भी अजीब है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि क्या हो रहा है, मगर मुंह से इतना भी नहीं कह सकती कि मियाँ, अगर तुमने उस क्रिश्चियन छोकरी से इश्क लड़ाना है तो खुद मोटर का बंदोबस्त करो। मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करते हो? मैं क्या करूं मंटू साहब, बड़ी शरीफ और नेकबख्त औरत है। कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी सी चालाक तो बनना चाहिए। यासीन से कत ताल्लुक होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस न किया। फिर बहुत दिनों तक कोई नई बात वकू पजीर न हुई। एक दिन मैंने टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि बाबू गोपीनाथ लाहौर चला गया है, गुलाम अली और गफ्फार साई के साथ। रुपयों का बंदोबस्त करने के 50,000 रुपये खत्म हो चुके थे। जाते वक्त वो जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर में कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसे चंद मकान फरोख्त करने पड़ेंगे। अब सरदार को मार्फिया के इंजेक्शनों की ज़रूरत थी और सैंडो को पॉल्सन बटर की। तो दोनों ने मुत्सहिदा कोशिश की। वो हर रोज़ 2-3 आदमी फांस कर ले आते। 100 सवा 100 रोज के इकट्ठे हो जाते, जिनमें से आधे जीनत को मिलते और आधे सैंडो और सरदार दबा लेते। जीनत से कहा गया था कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा और अब से उसे अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए। मैंने एक दिन जीनत से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने अल्हड़पन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं भाईजान, ये लोग जो कहते हैं मान लेती हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि देर तक पास बैठकर उसे समझाऊं कि जो कुछ वो कर रही है ठीक नहीं है। सैंडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे बेच डालेंगे। मगर मैंने कुछ न कहा। जीनत उकता देने वाली हद तक बेसमझ, बेउमंग और बेजान औरत थी। उस कमबख्त को अपनी जिंदगी की कद्र कीमत ही मालूम नहीं थी। जिस्म बेचती, मगर उससे बेचने वालों का कोई अंदाज न होता। वल्लाह मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर। सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि उस सोफे से भी जिस पर वो अक्सर लेटी रहती थी। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबू गोपीनाथ पूरे 1 महीने के बाद लौटा। वो माहिम गया तो वहाँ फ्लैट में कोई नहीं था और गैर मौजूदगी में सैंडो और सरदार के मशवरे से जीनत ने बांड्रा में एक बंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था। बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे जीनत का नया पता बता दिया। फिर उसने मुझसे जीनत के मुतलिक पूछा। जो कुछ भी मुझे मालूम था मैंने उससे कह दिया, लेकिन ये न कहा कि सैंडो और सरदार उससे पेशा करा रहे हैं। बाबू गोपीनाथ अब की बार 10,000 रुपये अपने साथ लाया था, जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे। गुलाम अली और गफ्फार साई को वो लाहौर ही में छोड़ आया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूं। करीबन 1 घंटे में हम बांद्रा पहुंच गए। टैक्सी पाली हील पर चढ़ रही थी कि सामने की तंग सड़क पर सेंडो दिखाई दिया। बाबू गोपीनाथ ने जोर से पुकारा, सेंडो। सेंडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो उसके मुंह से सिर्फ इस कदर निकला, धड़न तख्ता। बाबू गोपीनाथ ने उससे कहा कि वो आए और टैक्सी में बैठ जाए और साथ चले। लेकिन सेंडो ने कहा, टैक्सी एक तरफ खड़ी करवाइए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं। टैक्सी एक तरफ खड़ी कर दी गई। बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सेंडो उसे कुछ दूर ले गया। देर तक उनमें बातें होती रहीं। जब बातें खत्म हुई तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया और उसने ड्राइवर से कहा, वापस ले चलो। बाबू गोपीनाथ खुश था। जब हम दादर के पास पहुंचे तो उसने कहा, मंटू साहब, जीनू की शादी होने वाली है। मैंने हैरत से पूछा, किससे? बाबू गोपीनाथ ने जवाब दिया, हैदराबाद सिंध का एक दौलतमंद जमींदार है। खुदा करे दोनों खुश रहें। यह भी अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास हैं उनसे जीनू का जहेज बन जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। मैं सोच रहा था कि यह हैदराबाद सिंध का दौलतमंद जमींदार कौन है।
सेंडो और सरदार की कोई जालसाजी तो नहीं। लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि वो हकीकतन हैदराबाद सिंध का एक मुतमविल जमींदार है, जो हैदराबाद सिंध ही के एक म्यूज़िक टीचर की मार्फत जीनत से मुतारिफ हुआ था। यह म्यूज़िक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश किया करता था। एक रोज़ ये म्यूज़िक टीचर अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन, हैदराबाद सिंध के रईस का नाम, को साथ लेकर आया तो जीनत ने खूब खातिर मदारत की और गुलाम हुसैन की फरमाइश पर उसने गालिब की गज़ल नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने गाकर सुनाई। गुलाम हुसैन सौ जान से उस पर फरेफ्ता हो गया। इस बात का जिक्र म्यूज़िक टीचर ने जीनत से किया। फिर सरदार और सेंडो ने मिलकर मामला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई। बाबू गोपीनाथ खुश था। एक दफ़ा सेंडो के दोस्त की हैसियत से वो जीनत के यहाँ गया और गुलाम हुसैन से उसकी मुलाकात हुई। गुलाम हुसैन से मिलकर बाबू गोपीनाथ की खुशी दोगुनी हो गई। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब खूबसूरत और जवान और बड़ा लायक आदमी है। मैंने लाहौर से यहाँ आते हुए दातागज बख्श के हुजूर जाकर दुआ मांगी थी, जो कबूल हुई। भगवान करे दोनों खुश रहें। बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस और बड़ी तवज्जो से जीनत की शादी का इंतज़ाम किया। 2000 के जेवर और 2000 के कपड़े बनवा दिए और 5000 नकद दिए। मोहम्मद शफीक तूशी, मोहम्मद यासीन, प्रोपाइटर नगीना होटल, म्यूज़िक टीचर सरदार, मैं और बाबू गोपीनाथ शादी में शामिल हुए। सेंडो दुल्हन की तरफ से वकील था। इजाबो कबूल हुआ तो सेंडो ने आहिस्ता से कहा, धड़न तख्ता। गुलाम हुसैन सरस का नीला सूट पहने हुए था। सबने उसको मुबारकबाद दी, जो उसने खदा पेशानी से कबूल की। गुलाम हुसैन काफ़ी वज़ी आदमी था। बाबू गोपीनाथ उसके मुकाबले में छोटी सी बटेर मालूम हो रहा था। शादी की दावतों में खुर्दो नोश का जो भी सामान होता है, बाबू गोपीनाथ ने मुहैया किया था। दावत से जब सब फारिग हुए तो बाबू गोपीनाथ ने सबके हाथ धुलवाए। मैं जब हाथ धोने के लिए आया तो उसने मुझे बच्चों के से अंदाज में कहा, मंटो साहब जरा अंदर जाइए और देखिए जीनू दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। मैं पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। जीनत सुर्ख जरबफत का सलवार कुर्ता पहने हुए थी। दुपट्टा भी उसी रंग का था जिस पर गोट लगी हुई थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, हालांकि मुझे होठों पर लिपस्टिक की सुर्खी बहुत बुरी मालूम होती है, मगर जीनत के होठ सजे हुए लग रहे थे। उसने शर्माकर मुझे आदाब किया तो बहुत प्यारी लगी, लेकिन जब मैंने दूसरे कोने में एक मसहरी देखी जिस पर फूल ही फूल थे, तो मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने जीनत से कहा, यह क्या मस्खरापन है। जीनत ने मेरी तरफ बिल्कुल मासूम कबूतरी की तरफ देखा। आप मजाक करते हैं भाईजान, उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। मुझे अभी अपनी गलती का एहसास भी न हुआ था कि बाबू गोपीनाथ ने, जो मेरे पीछे पीछे ही अंदर चला आया था, बड़े प्यार के साथ अपने रूमाल से जीनत के आंसू पोंछे और बड़े दुख से मुझसे कहा, मंटू साहब मैं समझता था कि आप बड़े समझदार और लायक आदमी हैं। जीनू का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ सोच लिया होता। बाबू गोपीनाथ के लहजे में वो अकीदत जो उसे मुझसे थी जख्मी नजर आई। पेश सर इससे कि मैं उससे माफ़ी मांगता, उसने जीनत के सिर पर हाथ फेरा और बड़े खुलूस के साथ कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। यह कहकर उसने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मलामत थी, बहुत ही दुख भरी मलामत, और चला गया।